हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है PMC हिंदी के इस खास शो जिसका नाम है हम हैं PSSM। इसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे ध्यानियों से जिनका सफ़र, ध्यान का सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। तो आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुलाकात करेंगे एक ऐसे ध्यानी से जिनका नाम है सुनीता रैना, जो फरीदाबाद में रहती हैं। वो पेशे से एक फ्रीलांसर हैं और हर उम्र के लोगों को एक उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए वो ट्रेनिंग देती हैं। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे PMC हिंदी के स्टूडियो में। नमस्कार रुचि जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्ते मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रण देने के लिए। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी कुछ अपने बारे में हमें बताइए। अपने बारे में मैं सुनीता रैना और मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। कश्मीर में पैदा हुई, उसके बाद वहाँ पली बढ़ी और उसके बाद हम लोग जम्मू, जो कि जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, वहाँ पर मेरा ज़्यादातर बचपन बीता। अपने भाई बहनों, माता पिता, अपने दादी जी और नाना जी, तो इन सब के बीच में मैं पली हूँ, बहुत सुखदायक वातावरण में। मेरे पिताजी अक्सर काम के मामले में फील्ड में रहते थे या बाकी जगहों पर भी आते जाते थे, लेकिन माँ को मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा है। बहुत ही लविंग केयरिंग सा परिवार का माहौल था जहाँ मैं पली बड़ी हुई। तो आपने अपने परिवार के बारे में बताया, तो ध्यान की यात्रा शुरू करने से पहले आप बताइए कुछ कि आपका ध्यान से पहले का जीवन आपका कैसा बीता। तो ध्यान से पहले मेरी जो जर्नी थी, यात्रा थी, तो उसके बारे में बोलने के लिए मैं फिर से बचपन में जाऊंगी। और बचपन में जो माहौल था मेरे घर में, जैसे मैंने अपनी माता और पिता को बहुत मेहनत करते हुए देखा था अपने अपने कार्यों में। वो जो भी माता अपने घर में थी, अपने परिवार को सम्मिलित करना और दिन भर काम जो भी होता है बहुत चुपचाप शांति से वो करना। और पिताजी मेरे जो पोस्टेड थे, कहीं कहीं पे रहते थे, तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक उनकी मेहनत, तो ये सीखा। उसके अलावा जैसे मैंने देखा कि मेरी माँ जो थी, पाठ पूजा में भी काफ़ी विश्वास था। व्रत और वो सब भी होते थे, घर में त्योहार मनाए जाते थे। तो उनका मैंने एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, मतलब जो आज तक भी मैं याद करती हूँ, उसे सीख भी लेती हूँ, कि पाठ पूजा करेंगी काम करते करते। सुबह 5 बजे से उनका दिन शुरू होता था। डस्टिंग करती थी तो साथ साथ में मन में कुछ भी कोई पाठ चल रहा होता था। तो मुझे याद है जब मैं सोई भी होती थी तो मेरे जो दिमाग में है ना, वो सब शब्द आते थे। और पिताजी भी मेरे बहुत साइलेंट ऐसे प्रेयर करते थे। ये सब मैंने सीखा। और घर में जो माहौल था, घर में जो हमारे काम करने के लिए भी, मदद करने के लिए भी जो लोग थे, तो देखा कभी भी भेदभाव नहीं होता था। तो हम सब आपस में दीदी भैया करते ही हम खेलते कूदते भी थे, और क्या काम करते थे मुझे नहीं मालूम। ये भी मैं अगर याद करूं कि जैसे पिताजी कुछ गांव एरिया में जैसे वो पोस्टेड होते थे और वहाँ से कोई अगर मदद के लिए घर में आते थे, तो उनको भी वो पढ़ा लिखा कर नौकरी पे लगा देते थे। तो ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमें उस समय पता नहीं चला, पता तो अब चलता है जब वो बड़े होकर घर में आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हमें कैसा माहौल हमारे घर में मिला था। तो इसी तरह जीवन बीत रहा था। लेकिन वो समय भी आया जब 12th में अब करियर चूजिंग का टाइम था। और बचपन से जो मुझे बहुत मेरी चॉइस थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्या करना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो,
कि मैं ना सर्विस करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना, बस यही मुझे पता है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया था, किसी ने बताया नहीं था कि डॉक्टर बन के सेवा की जाती है। बट वो डॉक्टर बनने के लिए ही जो भी कैसे बनना है, क्या करना चाहिए, मेहनत कितनी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, और इस पर ही मेरी जर्नी चल रही थी। और कभी ये भी सुना कि डॉक्टर बनने के लिए आपको लोकल लैंग्वेज का भी कमांड होना चाहिए, तो ये सब चल रहे थे। लेकिन जब वो समय आया तो डॉक्टर नहीं बन पाई, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, कई जो मेरिट लिस्ट में थे नहीं हो पाए। एक दो बार कोशिश की, नहीं हुआ। तो वो जीवन का एक धक्का था मेरे लिए, क्योंकि पूरी जो बचपन से लेके वो स्टेज वहीं फोकस हो बिल्कुल, गई। आप चाहते थे कि मुझे डॉक्टर बनना है, एक मन में एक यही विचार था कि क्या और कुछ- करना है बड़े और होकर, कुछ सोचा ही नहीं था। तो वो एक धक्का लगा, तो मन में बस ये सवाल आना शुरू हुआ कि क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जब सब कुछ किया भी ऐसा क्यों। आगे बढ़ना सीखा था, मेहनत देखी थी अपने माता पिता को करते हुए, तो आगे ऑप्शन था साइंस सब्जेक्ट्स, तो उनको मन लगा के पढ़ा कॉलेज में। बस एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई थी, बॉटनी सब्जेक्ट, जूलॉजी सब्जेक्ट, जो भी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री, उनकी अब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो गई थी। जैसे प्लांट्स के साथ रहना, प्लांट्स को अप्रिशिएट करना, उनको और जानना। जूलॉजी में एनिमल्स पर जो भी एक्सपेरिमेंटेशन होते थे, कभी, लेकिन एक बात है कि कभी ज़िंदा एनिमल को कभी नहीं छुआ। हमें वही जो प्रिजर्व्ड एनिमल्स होते थे वही दिए जाते थे। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन चला, लाइफ आगे बढ़ी। उसके बाद आया कि उसके बाद क्या। उसके बाद मैंने बाय चॉइस साइंस सब्जेक्ट छोड़कर आर्ट्स लिए। आर्ट्स में भी मैंने घर में ही देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके बुक्स आती थी मेरे पिताजी के पास, वो एक मेंबर थे उस नेशनल इंस्टीट्यूट के, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट जागा। तो वो जो सर्विस वाला कॉन्सेप्ट था वो अब यहाँ पे आके अटकने लगा। तो फिर जानकारी ली तो पता चला कि हम सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। तो उसके बाद आगे तो चल ही रहे थे फर्दर एजुकेशन में। मैंने एमफिल की और फिर सिविल सर्विसेज भी ट्राई किया, 2 बार क्लियर भी हुए और लास्ट में जाके अटक जाती थी। तो यहाँ पर भी आया कि ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वो वाला दुख नहीं था, बट सवाल तो था कि सफलता क्यों नहीं है। तो ऐसा कोई मास्टर्स नहीं मिल रहे थे, ऐसे कोई टीचर्स नहीं थे कि जो कि इन सवालों के जवाब बताएं। माँ थी, उनका कंपैशन तो था, वो ऑप्शंस देते थे कि आप ये कर सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, आप आगे डॉक्टरेट कर सकते हो। तो मन मान नहीं रहा था, वो सर्विस ओरिएंटेशन था ना। मतलब वो जो एक सेवा का आपके मन में चल ही रहा था बचपन से ही कि कुछ सेवा का काम करना है। तो फिर भी आगे बढ़ते गए, एमफिल किया, पीएचडी के लिए एनरोल किया, इतने में ही शादी हो गई। तो शादी हुई, तुरंत मेरा पीएचडी के लिए इंटरव्यू था। तो उसमें भी जो मेरे जो इन-लॉज में भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, जॉइंट फैमिली थी। तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो है मोड़ आया। वो भी मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था कि एक तो एनवायरनमेंट का बिल्कुल डिफरेंस था, फिर जो बड़े लोग थे हमारे, तो वो बोले कि इतनी दूर कहाँ जाओगे। जेएनयू में मेरा पीएचडी का इंटरव्यू हो गया था, मेरी सिनॉप्सिस सिलेक्ट हुई थी। तो बोले कि इतनी दूर कहाँ जाओगी। तो मैंने सोचा अच्छा, अगर बड़े बोल रहे हैं ऐसा होगा कुछ। तो इतना मेरे दिमाग में नहीं था कि नहीं, ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको लेना चाहिए। तो वो गाइड की कमी थी, टीचर की कमी थी। तो फिर सवाल आया क्यों। फिर इतने में ही जॉब शुरू कर दिए, कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट में एज ट्रेनी। उसके बाद मौका मिला, उसके बाद मैं फरीदाबाद आ गई थी। तो यहीं पर एक लोकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया, रेगुलर जॉब नहीं था।
तो वहाँ पर भी जब सेशन हुआ इतने में ही मुझे एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू वहाँ था, काफ़ी इंटरव्यूज़ आए बट वो फर्स्ट था इसलिए मैंने ज्वाइन किया। तो बिना सोचे समझे ये अच्छा है नहीं है, सैलरी है कम है ज़्यादा है, वो नहीं सोचा, बस वो एनजीओ सर्विस वो दिमाग में हर टाइम घूमता रहा। तो लेकिन हाँ क्यों तो चल रहा था, क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन था, अब मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी किया, फिर मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी भी किया, पीएचडी के लिए भी आगे किया, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ थी उसमें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसमें भी ट्रेनिंग पे मैंने थोड़ा शोध कार्य किया था, हमारे एमफिल में था। तो लगा ट्रेनिंग तो कॉरपोरेट्स में भी होती है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हमारा जो है मैं इकोनोमाइज़ कर सकती थी अपने स्किल्स को, लेकिन एनजीओ में जहाँ पर कि वो एट पार मार्केट के नहीं होता है, यहाँ पर क्यों? तो मन बोला नहीं, सर्विस है। तो यहाँ 27 साल तक काम किया तो लेकिन वो सवाल घूमते रहे, क्यों? क्योंकि इसी दौरान काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, अपने बॉसेस, अपने जो साथ में काम करते थे, तो उनके बिहेवियर, उनके नेचर को देख के फिर वही सवाल आते थे, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं लोग, उनमें वो काइंडनेस क्यों नहीं है जो हम इतना, मतलब बचपन से जो मैंने देखा था, सीखा था, वो माहौल जो था लविंग केयरिंग था, ऐसा क्यों नहीं है? अब एनजीओ है तो अब यहाँ क्यों नहीं, है ना? कोर वैल्यूज़ होती हैं जैसे बीइंग ह्यूमेन, मानवीय रहना, तो लगता था कि ये भी तो लक्ष्य से भटक रहे हैं, तो वो क्यों हमेशा रहा मेरे साथ। तो बहुत सुंदर आपकी है कि मतलब ये सीखने को मिला कि इतनी बार आपको असफलता भी मिली लेकिन आप आगे बढ़ते गए, आप रुके नहीं, क्योंकि वो कुछ आपने अपने पेरेंट्स से भी सीखी थी ये चीज़, सेवा का भाव था आपके अंदर शुरू से ही। जी, उनका बहुत योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में, मैंने उनसे जो है बहुत कुछ सीखा है जो अभी तक भी होता है। वो बचपन से हम अपने माँ बाप से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, घर में एक बच्चा सबसे पहले वहीं से ही सीखना शुरू करता है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जिसका मतलब संबंध है इस ध्यान की यात्रा में, कभी भी मैंने घर में किसी की बुराई, किसी की शिकायत करते नहीं देखा किसी को। अब जब हम बड़े हो रहे थे, कोई घर में आते थे हमारे अपने आस पास वाले, जानने वाले, तो कभी हम बोलते थे ना कि देखो वो कितने मोटे हैं, तो मेरी माँ है ना तुरंत टोकती थी, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो समझ आ गई कि किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं। तो ये सब के साथ ही चले, लेकिन वो क्यों अब मतलब बुराई भी नहीं करनी है लेकिन हो भी रहा है, तो कोई ऐसे वो मास्टर की कमी थी, वो एक गाइड की कमी थी, टीचर की कमी थी। और जैसे घर में देखा था कि हम लोग भी किसी के पीछे, किसी के अनुयायी नहीं रहे। मेरे पिताजी YSS योगानंद जी को फॉलो करते हैं। मेरी माँ मतलब बहुत ही लिबरल किस्म की वो धार्मिक, बहुत लिबरल, इसलिए मतलब वो कमी थी। कोई गुरु नहीं दिखता था कि उससे ये चीज़ें पूछें कि भाई असफल होने का क्या कारण होता है, या हम जो सोचते हैं वो वहाँ तक हम क्यों नहीं पहुँच पाते, वो हम क्यों नहीं अचीव कर पाते। बहुत अच्छा मैम, बहुत ही सुंदर। तो अब बताइए, अब इसके बाद आपकी ध्यान आपके जीवन में कैसे आया, कैसे आपकी ध्यान की यात्रा शुरू? जी, ध्यान से पहले का सफ़र तो बहुत सुखद और इंटरेस्टिंग है। ये जब सवाल चल रहे होते थे हर समय जॉब में भी, और 1-1.5 साल से पहले मैं ये बता दूं यहाँ पे कि मैंने 2022 में जॉब से मतलब अपना रेजिग्नेशन ले लिया था मार्च में। उससे पहले 1-1.5 साल तक ये बस एक सीकिंग था कि ढूंढ रही हूँ मैं किसी को, कि अब तो मैं ढूंढ कर ही रहूँगी, कौन बताएगा, किसी के पीछे भी नहीं जाना है और कहाँ से मिलेंगे। तो ये अभी चल रहा था मन में। इस बीच कई विद्वान,
कई इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े जो बोलते हैं, मतलब कई व्यक्ति मिले, महिलाएं मिली। जो लोग मिलते थे वो दूर चले जाते थे। मेरे जीवन में एक ऐसे मेंटर की तरह थी, वो नहीं रही, अपना शरीर त्याग करके चली गई। उनसे भी कुछ ऐसी चीज़ें मैंने सीखी थी। तो ये जब सवाल थे, सीकिंग था, तो एक बार बैठी थी और लॉकडाउन भी था। वो लॉकडाउन का वो जो था वर्कलोड भी बढ़ गया था। ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो गया था, नए ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने की अब समय आ गया था। 2020 की बात है। 2000 हाँ 1920 ऐसे की बात है। तो वो जब लॉकडाउन का एक साल हो गया, उसमें खूब मेहनत करनी पड़ी थी। तो एक बार एक पीएमसी का एक वीडियो देखा, आप कहाँ अटक गए हैं। तो उसमें चक्रास के बारे में बताया था, तो एक्सप्लोर किया। अच्छा, तो मैंने वो वीडियो अपनी फ्रेंड को भेजा जो भी एक सीकर हैं। तो बोले कि हाँ, उसने क्या करा कि उसने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि मैं जॉब में थी, मैं ज़्यादा मतलब आपने उसको ज़्यादा देखा नहीं? मैंने वो कंप्लीट देखा, उसके बाद भेजा देखा कि देखो ज़रा आपके सवालों का जवाब मिलता है क्या। मुझे तो मिल रहा है, लेकिन अब गाइडेंस कहाँ से लें, क्या ये ऑथेंटिक है कि नहीं, वो सब रहता था ना कि किसी से भी हम कुछ भी नॉलेज लें। तो उसने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया, पता चला PSSM है। तो उसके बाद PSSM है से अब हम हैं PSSM कन्वर्ट किया हमने। कैसे किया? तो बोले कि ये ना पत्री जी हैं फाउंडर PSSM के। तो मैंने कहा अच्छा पत्री जी, ये कौन है? तो मैंने कहा अच्छा, मैंने एक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं थी जुड़ी हुई, वहाँ पर पत्री सर अपना एक टॉक देने के लिए आने वाले थे कल, नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा ये हैं क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा लो लिंक, जो मुझे ऑटोमेटिकली मिला है। तो जब मैंने भेजा तो मैंने कहा आप भी अटेंड करना, मैं भी अटेंड करूँगी। दैट वॉज द एंड ऑफ काइंड ऑफ वो जो अंधेरे में भटक रही थी ना, दैट वॉज द एंड ऑफ दैट टाइम। तो पत्री जी की आवाज़, और वो कोई प्यार से नहीं कि ओहो, या ऐसा नहीं कि मैं कोई साधु संत हूँ, नहीं, वो डायरेक्ट बोल रहे थे। आँख क्यों नहीं बंद कर सकते? थोड़ी देर आँख बंद करिए, हर कोई कर सकता है, केवल आँख खोलकर ही ये सब करोगे क्या? तो बहुत अपीलिंग था। फिर जब उन्होंने अपनी फ्लूट बजानी शुरू कर दी, दैट वाज अल्टीमेट। उन्होंने मुझे कनेक्ट किया जब मैं 5th क्लास में सितार बजाना शुरू की थी एज हॉबी, चलते फिरते। और वो मैंने अपनी सिस्टर से सीखा था, उन्होंने भी एज हॉबी लिया था, और उन्हीं की सितार में बजा के एक्सपेरिमेंटेशन मैंने मतलब आप बचपन में सितार बजाते थे? तो वो तार सच में ही जुड़े, वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील हुआ? बहुत ज़्यादा संगीत का था, ज्ञान होगा आत्मा में, और संगीत मुझे बहुत प्रिय भी है। तो जब वो फ्लूट सुनी, सर की बातें सुनी कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है और ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, हमें तो वो सब चाहिए नहीं था, यही चाहिए था जो डायरेक्ट बात करें। तो तब से ये यात्रा शुरू हुई है, बहुत सुखद। तो मतलब पत्री जी से पहली बार आप इतने ज़्यादा प्रभावित हुए उनकी बातों से कि वो और गुरुओं जैसे नहीं हैं एक्चुअली। बिल्कुल। तो फिर कोशिश की, पता चला कि 40 दिन का जो है ध्यान करके एक्सपेरिमेंट करो आप। तो फिर एक ग्रुप में जुड़ गए, तो वो रोज़ रेगुलर मेडिटेशन कराते थे। ये एक चैलेंज था, चाहे मैं वर्किंग थी, बहुत थकती थी, एक लाइफ जो मैकेनाइज सी हो गई थी ना, जॉब में, घर के काम में, बच्चों के उसमें। तो सुबह 4 या 5 बजे उठना मुश्किल होता था, 6 बजे उठते थे। जब फ़ोन आया था तो बोले कि जी ये अब 40 डेज़ का शुरू हो रहा है, तो 5 o'clock क्या आप विलिंग हो? हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी, ये मेरा जवाब था। तो वो भी ऑटोमेटिकली आया, तो मैंने कहा हाँ कोशिश तो करूँगी, हाँ मैं करूँगी। तो
बस उसी हैप्पीनेस के साथ वो यात्रा शुरू हुई, और वो ध्यान की यात्रा प्लस ज्ञान की यात्रा, उसके बाद जो डाउनलोड होता गया वो ज्ञान, और वो जो अपने सवालों के क्यों 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 के जवाब मिलते चले गए आपको। तो वो जो अंधेरे में ही थे, कोई मिल नहीं रहा था, वो अब एकदम क्लियरली सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए कि देखो इसलिए होता है, इसलिए होता है, हमारी लाइफ का लक्ष्य है, हम एक सोल प्लान लेके आते हैं, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है, प्लान के हिसाब से हो रहा है। और रिलेशनशिप्स में कभी कंप्लेंट ना करे, जो सर के जो मोतियों जैसे शब्द हैं, मतलब जिनका प्रभाव इतना है और जो इतने प्रैक्टिकल हैं। तो पूरी बुक एक तरफ, सर का एक सेंटेंस एक तरफ। मैं आज भी ये मानती हूँ कि सर की हर बात ने प्रभावित किया है, कि जो होता है आपकी लाइफ में वो उसका कोई उद्देश्य है। सर के अपने अनुभव अगर हम सुनते हैं तो उससे लाइफ में और भी क्लैरिटीज़ आती गई। क्लैरिटीज़ आगे जो बेसिक सवाल थे, पीछे मेमोरी लेन में गए, क्लैरिटीज़ मिल गई। फिर ये भी सर से ही पता चला कि पास्ट वॉज अ हिस्ट्री, पास्ट एक इतिहास था, फ्यूचर तो एक मिस्ट्री रहती है। आज में रहिए, अवेयरनेस में रहें, उस जागरूकता में रहें, और जो है। तो फिर मुझे लगा ओके, थैंक गॉड कि जो मैंने इतने साल किया, और 50 के बाद मुझे ये ध्यान मिला। तो फिर उसके बाद खुल के फिर से वैसे ही जीना शुरू किया जैसे बचपन में। हर कोई काम करते थे, हर कोई हॉबी। तो अब वो संगीत भी दोबारा से शुरू ही हो रहा है। फिर मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी बहुत करती थी, कभी पेंटिंग करी और कभी गेम्स करी। तो मतलब वही सारी चीज़ें आपकी वापस से आनी शुरू हो गई। तो मानो कि वो आपका बचपन एक बार फिर से लौट कर आ रहा है एकदम ध्यान में आने के एकदम। और ये भी समझ में आ गया कि इतने दिन, इतने साल अगर ध्यान को एनकाउंटर नहीं किया, ध्यान से नहीं जुड़े, उसका भी उद्देश्य था, क्योंकि वो लाइफ के, ज़िंदगी के वो सब अनुभव लेने थे। पत्री सर कहते हैं कि ये अनुभव पनिशमेंट नहीं है आपकी, या दुख का कारण नहीं हो सकते हैं। ये जो अनुभव है ना, ये आपको लर्निंग दे रहे हैं। लर्निंग लो, आगे बढ़ो, लर्निंग लो, आगे बढ़ो। बिल्कुल। तो आगे बढ़ना मतलब सर से भी सीखा है, बहुत सुंदर। तो मतलब हमें इससे यही सीख मिलती है कि लाइफ में हमारे जो भी आ रहा है उसको हम एक पनिशमेंट ना समझें। बिल्कुल, कोई भी अनुभव, कोई भी अनुभव आ रहा है, हाँ, और नहीं भी आ रहा है। हाँ, ऐसा होता है ना कि जैसे वो चीज़ नहीं मिली तो वो भी एक उद्देश्य से है। तो ये सब सर से ही सीखा है। सर की कोई भी पुस्तक उठाइए, अमेजिंग है। हर सेंटेंस में बहुत बहुत ज्ञान है। बस देर इस बात की है कि उस ज्ञान को जो है ना, अब हम अपने जीवन में उतारें और उसके हिसाब से हम अपना आगे जिएं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे अनुभव आपका। तो सुनीता जी, अब थोड़ा सा ये बताइए कि अब आगे, अभी आप ध्यान कर ही रहे हैं। जी जी। तो आप अभी जॉब आपने अब नहीं कर रहे हैं 1 साल से? नहीं, मैंने लास्ट मार्च में जॉब छोड़ दिया है। तो आपका ज़्यादा समय अब ध्यान के उसमें ही बीतता होगा? बिल्कुल, ज़्यादा समय मिल पाता होगा अब आपको ध्यान के लिए। तो मैम, आपकी बहुत ही सुंदर आपकी ध्यान की यात्रा रही है। तो मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से ध्यान प्रचार कर रहे हैं आगे, और कुछ मैसेज दीजिए कि जो हमारे दर्शक हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो सकें। तो जब बहुत क्लैरिटी लाइफ में मिलने लगी तो हम एक ग्रुप के साथ भी अटैच हो गए वहाँ पे इसी दौरान। तो ग्रुप के साथ मिलकर ध्यान किया, एक सेंटर बनाया, भूमि केंद्र, और वहाँ से शुरुआत की ध्यान प्रचार की। पहले तो सेंटर में ही, उसके बाद गांव में गए। ये भी पत्री सर के ही जो विश थी, फरीदाबाद में जब वो आए थे, उन्होंने कहा था हर गांव में 20-20 दिन जाइए। तो हमने जो एडजॉइनिंग जो गांव हैं उस एरिया में केंद्र के,
तो वहाँ जाना शुरू किया और वहाँ सबसे पहले मंदिर गए थे, मंदिर में जितने भी भक्तगण थे। फिर वहाँ से पता चला आप कम्युनिटी सेंटर में आइए, वहाँ से काफ़ी महिलाओं को एकत्रित करके फिर बच्चे या पुरुष जो भी मिलते थे उनके हिसाब से समय जो हम लोग फिक्स करके विलेज से एक विलेज के बाद एक विलेज के बाद एक विलेज, उसके बाद हम लोग स्कूल गए वहीं उसी एरिया में। तो हमने गवर्नमेंट स्कूल सारे कवर किए, और भी कई हैं जहाँ अभी हमें जाना है। तो उसके इतनी ही देर में वहाँ एक पिरामिड आया, कमलेश जी जो आप जानते ही हैं। और फिर वहाँ उस एरिया के आसपास हमने शाकाहार रैली की, हमने स्कूल में ध्यान सिखाया। अब उसी एरिया में और भी स्कूल्स में जाते हैं, कई दिन जाते, हर बच्चे को सिखा के, पेरेंट्स को सिखा के, टीचर्स को सिखा के। और अब हम कॉलेज जाने की तैयारी में हैं, तो उनसे भी बात हो गई है, वो हम अब शुरू करेंगे। इसके अलावा जैसे हर कोई मेंबर जो जहाँ है वो अपने लेवल पे कोशिश करता है। मेरा जो ध्यान प्रचार का एक सपना है कि मैं अपनी जन्मभूमि कश्मीर में भी ये प्रचार कर पाऊँ, तो ये मेरा सपना है। मुझे मालूम है ज़रूर आपका होगा ये सपना पूरा। अगर हमारी कोई विश होती है तो वो ज़रूर पूरी होती है जी। और मेरा अब दर्शकों के लिए ये संदेश है कि पत्री जी की जितनी भी पुस्तकें हैं या उन्होंने रेकमेंड की हुई है, प्लीज़ पढ़ें, एक एक शब्द को पढ़ें, और सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। बहुत कुछ छुपा है उन शब्दों में, बहुत कुछ छुपा है। कम शब्दों में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। मेरे पास बहुत मोटी मोटी गीता भी है, पत्री सर की जो गीता छोटी सी है उससे मैंने पूरा गीता समझ ली है। तो मेरा यही संदेश है, प्लीज़ ज्ञान लें, ज्ञान बांटें और ध्यान को हमेशा अपने साथ रखें। ध्यान जगत बनाए, पिरामिड जगत बनाए, ज्ञान जगत बनाए। थैंक यू सो मच। शाकाहार जगत भी हमारे PSSM का एक हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा दर्शकों, हमने सुनीता जी की कितनी सुंदर ध्यान की यात्रा से क्या क्या सीखा है कि अगर कहीं हमारे जीवन में कोई रुकावटें भी आती हैं तो हमें रुकना नहीं है, हमें बढ़ते जाना है। हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारे लिए कोई पनिशमेंट है। हर एक परिस्थिति से हमें कुछ ना कुछ सीखना है और हमेशा अपने ध्यान के सफ़र में आगे बढ़ते ही जाना है, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। तो सुनीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। धन्यवाद PMC, धन्यवाद PSSM। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।